इस वीडियो में हम लोग कुछ एनसीईआरटी का आगे का पोर्शन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका आएगा जो आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसिशंस, एक्यूरेसी प्रिसिशंस, और साथ में कुछ एरर्स के बारे में बात करेंगे। और उसमें मुख्य चीज जो है एरर्स कैसे आता है और एरर्स कितने प्रकार के एरर्स होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स के एरर्स हैं। और साथ में आपको हमने एक पार्ट लिया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो मैंने रूल्स उसके बताए हुए हैं, एग्जांपल्स दिया है। इसको पूरा अच्छे तरीके से कीजिएगा क्योंकि इस पर से क्वेश्चन आएंगे, चाहे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो या एक्यूरेसी या प्रिसिशन हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो देखिए इस वीडियो में आपका ये सारी चीजें और कॉपी में नोट कीजिए। Significant figures. What is the significant figures and how we will represent it? Okay, we see in this video significant figures. For counting of the significant figures rules are as, means जब हम किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं, किस तरीके से काउंट करते हैं, उसके कुछ रूल्स यहाँ दिए गए हैं, है ना। हम आपको रूल्स बता रहे हैं और आप जो है आगे हम उसको एग्जांपल्स भी के द्वारा भी हमने समझाया है। पहले क्या रूल्स हैं उसको आप समझ लीजिए, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका ऑल नॉन जीरो डिजिट। जब आपको फिगर्स दिया जाता है उसमें डेसिमल नंबर्स भी रहते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड भी कुछ नंबर्स रहते हैं, डेसिमल के राइट साइड भी कुछ नंबर्स रहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करते हैं, उसमें जीरोस एंड नॉन जीरो दोनों टाइप के नंबर्स रहते हैं। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बात ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। सेकेंड पॉइंट है ऑल जीरो बिटवीन two non-zero digits are significant figures. All zero between the two non-zero digit, जब दो non-zero digit के बीच में कोई जीरो आता है तो उसको भी हम significant figures में काउंट करते हैं। थर्ड, all zeros to the right of the non-zero digit, all zeros to the right of non-zero digit, but the left of an understood decimal point are not significant. कहने का मतलब क्या है कि all zero to the right side of the non-zero digit, राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट, बट टू द लेफ्ट ऑफ एंड अंडरस्टूड डेसिमल, जो डेसिमल होता है उसके लेफ्ट साइड में पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंटिंग नहीं करते हैं। ओके, बट सच जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम मेजरमेंट। वो नंबर्स, वो जीरोज आर सिग्निफिकेंट, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं इफ दे कम फ्रॉम द मेजरमेंट, जो कि मेजरमेंट से आते हैं, मेजर करने के बाद आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का लेफ्ट साइड में, लेकिन लेफ्ट जो नॉन जीरो का जो राइट साइड है और जो जीरोस हैं उसके लेफ्ट साइड में जो डेसिमल पॉइंट्स है उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। All zeros to the right of the decimal point are significant. जो जीरोस होते हैं राइट में डेसिमल के वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। All zeros to the right of the decimal point but to the left of a non-zero digit are not significant. Single zero conventionally placed to the left of the decimal point is not significant. जैसे डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में कोई डिजिट नहीं है तो हम एक जीरो लगा लेते हैं, तो वो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं।
The numbers of the significant figures does not depend on the system of units. किसी system of units के ऊपर depend नहीं करते हैं. ओके तो ये तो रूल्स हैं. कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं. देखिए काउंट करके हमने नंबर्स भी बताए हुए हैं. ये एक नंबर है जिसे हमने दिया हुआ है 0.0701. ये डेसिमल के लेफ्ट प्लेस में ये जीरो हमने अपने आप लगाया हुआ है, इसलिए इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे. ये जो नंबर है इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे. लेकिन अब इसके बाद जो भी है नॉन जीरो है या जीरो है, जैसे ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वन जो है थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर से, इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं. और देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ दिए हुए हैं. 37.300. अब इसमें देखिए डेसिमल के पहले भी नंबर है, डेसिमल के बाद भी नंबर है, तो ये सारे आपके नंबर्स काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में. और ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. ओके 1 2 3 4 एंड 5. ओके नेक्स्ट जो है आपका जैसे 33 पॉइंट, ये मेजरमेंट के बाद आए हुए नंबर से, ये ध्यान देंगे. 33.0000 and 0 has 7 significant figures because this is number 1 2 3 4 5 6 and 7. This is the significant figures, 7 significant figures. Okay 100.0 या 100 point has only 3 significant figures. 3 डिजिट है 1 2 3, डेसिमल के पहले है इसलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 है. उसके बाद अगर से ओनली 100 लिखा हुआ है तो अब ये जीरो हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 1 काउंट करेंगे, इसलिए 1 हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ये ध्यान दीजिएगा आप. ओके 302000. अब यहाँ पर 302, ये जो डिजिट है कंप्लीट नंबर है, ये आपके 00 नंबर है, तो यहाँ पर ये 302 को ही काउंट करेंगे, मतलब इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ओनली 3 है. ओके नेक्स्ट आपका है 1.050. मींस इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये डेसिमल के पहले वाला नहीं काउंट होगा, बल्कि यहाँ से 1 2 3 काउंट होंगे. सो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो ये कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आपको हमने कुछ एग्जांपल्स और उसके रूल्स बताए. आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में काफी कुछ दिया हुआ है, उसको पढ़िएगा जरूर, लेकिन इतनी बात जरूर समझिएगा. ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं, ये है आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. 11th क्लास में एक्यूरेसी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा. एक्यूरेसी होना ही चाहिए. जैसे अभी तक आप स्केल्स के द्वारा मेजर करते थे कोई भी डिस्टेंस आप स्केल से मेजर करते थे, डिस्टेंस स्केल में आपका सेंटीमीटर और मिलीमीटर, मींस डेसिमल के बाद आपका 1 डिजिट तक के नंबर्स आप एक्यूरेट फाइंड कर लेते थे स्केल्स के द्वारा. लेकिन 11th क्लास में अब आपको डेसिमल के 3 फिगर्स तक आपको एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करना है. तो यहाँ पर एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. आपके मेजरमेंट, चाहे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो चाहे फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो, उसमें एक्यूरेसी बहुत जरूरी है. ओके अब इसका क्या मतलब है यहाँ समझते हैं कि द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज इट्स रिलेशन टू द ट्रू nominal or accepted value. What is the accuracy? The accuracy of a measurement is its relation to the true nominal or accepted value. Nominal and accepted, true होना चाहिए जो कि nominal भी हो और accepted भी हो. That number is known as the accurate value. It is sometimes expressed as the percentage deviation. मीन्स परसेंटेज में कितना वो चेंज हो रहा है, डेविएट हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसके द्वारा भी हम उसको समझ सकते हैं. इट इज समटाइम एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज डेविएशन फ्रॉम द नोन वैल्यू. ओके द नोन और ट्रू वैल्यू इज ऑफन बेस्ड अपॉन द
रिप्रोडक्सिबल मेजरमेंट, जो पहले जो हमें साइंटिस्ट ने मेजर करके एक वैल्यू दी गई है। जैसे आप कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे, कोई भी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वहां पर जो पहले उस चीज का वैल्यू है उसके साथ हम कंपेयर करके अपनी वैल्यू में कितना हमने गलत मेजरमेंट किया है उसको हम परसेंटेज या डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, जिसमें हमें लगातार एक्यूरेट आना चाहिए। ये जो फिगर दिया गया है, जैसे मान लीजिए आप ये तेरो हेड करते हैं, हिट करते हैं सेंटर पर, तो अगर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, बिल्कुल सेंटर पर आ रहा है, तो दैट इज द एक्यूरेट। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा है तो उसको हम एक नाम देते हैं प्रिसीशन। A measure of how close to a series of measurement are to one another, मतलब हम किसी एक्यूरेट वैल्यू के कितने करीब हैं, कितने हम क्लोज्ड वैल्यू हमने फाइंड किया है, दैट इज नोन एज द प्रिसीशन। ए मेजर टू हाउ एग्जैक्ट द मेजरमेंट इज, मतलब कहने का क्या है कि जो एक्यूरेट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसके हमने कितना क्लोज हमने अपनी वैल्यू को फाइंड किया है, दैट इज नोन एज द प्रिसीशन। इसको हम इस फिगर के द्वारा भी थोड़ा समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम एरो हिट करते हैं, सेंटर में हमको हिट करना है, तो एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर इसको कहेंगे एक्यूरेट है लेकिन नॉन प्रिसिस है। लेकिन यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो है ये इस हेड से बाहर है, तो प्रिसिस हो सकता है लेकिन एक्यूरेट नहीं हो सकता। ठीक है, एक हम सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं इसको। और ये देखिए सेंटर के काफी करीब है, तो एक्यूरेट हो सकता है और प्रिसियस भी हो सकता है ना। ये वैल्यू आपका, ये ध्यान रखिएगा, करीब नजदीक का वैल्यू है ना। एक्यूरेट तो बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन जो करीब के वैल्यू है उसको हम प्रीशियस वैल्यू भी कहते हैं। ओके, ये 2 पॉइंट आपके थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। ओके, नाउ एरर्स इन द मेजरमेंट, तो बहुत सारे एरर्स हैं, ध्यान रखिए आपकी बुक में जब हम मेजरमेंट करते हैं, ये चैप्टर आपका मेजरमेंट का है, तो उसमें जो एरर्स आते हैं, एरर्स का मतलब कि जो हमारे द्वारा या इंस्ट्रूमेंट या किसी तरीके से उसमें जो गलती होती है, क्योंकि अभी हमने एक्यूरेसी की बात की, एक्यूरेसी में आपने समझा कि ट्रू वैल्यू के बिल्कुल करीब जाना चाहिए, हमको बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू होना चाहिए। लेकिन चाहे जिस तरीके से भी हो, चाहे हमारे एरर्स के द्वारा हो, हमारे द्वारा उस चीज का नॉलेज कंप्लीट नहीं है, या हम जिस मीडियम में इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं वहां पर नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, एयर प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, या हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ हमारे हैंडलिंग में मिस्टेक है, हमको देखने में, ये सारे एरर्स इसमें आएंगे। ठीक है, तो 1 बाई 1 कुछ एरर्स हमने दिया हुआ है, बाकी आप अपने बुक से समझेंगे। एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, दूसरी बुक्स में भी है। तो ये आपका पोर्शन है, पहला है आपका रैंडम एरर किसे कहते हैं। एनी फैक्टर्स दैट रैंडमली अफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू वेरिएबल अक्रॉस द सैंपल, मतलब जो सैंपल वैल्यू है उसके एनी फैक्टर जो कि रैंडम इफेक्ट कर रहे हैं उस एक्यूरेट वैल्यू के, उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। एनी फैक्टर्स दैट रैंडमली अफेक्ट measurement of the variable across the sample. For instance, each person's mood can inflate or deflate performance on any occasion. मतलब कहने का क्या है कि किसी भी समय जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब उसमें क्या हमारा इन्फ्लेमेशन होता है या डिफ्लेमेशन होता है, वो डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है हमारे एक्यूरेसी के ऊपर। तो उसमें जो एरर्स आते हैं वो रैंडम एरर्स कहलाते हैं। द रैंडम एरर्स एड्स द वेरिएबिलिटी टू डाटा बट डज नॉट अफेक्ट एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप।
Okay, random errors added variability to the data. जो डाटा में वेरिएबिलिटी होती है does not affect, वो अफेक्ट नहीं करती है जब हम एवरेज परफॉर्मेंस को निकालते हैं किसी ग्रुप का. ओके, दिस इज द रैंडम एरर. सेकेंड एरर इज सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक मीन्स जब हम किसी को एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं और उस तरीके से नहीं करने से हमारा वैल्यू कुछ आएगा लास्ट में, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा, कुछ कुछ त्रुटि जरूर रह जाएगी, उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर. तो एनी फैक्टर्स दैट सिस्टमेटिकली अफेक्ट मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल अक्रॉस द सैंपल. ओके, एनी फैक्टर, कोई भी बात जो कि जब हम सिस्टमेटिकली नहीं कर रहे हैं वो इफेक्ट डालती है हमारे वैल्यू के ऊपर, वो कहलाती है सिस्टमेटिक एरर. तो सिस्टमेटिक एरर को हम बायस भी कहते हैं. फॉर इंस्टेंस, आस्किंग द क्वेश्चंस दैट स्टार्ट डू यू एग्री विथ राइट विंग फैसिस्ट दैट, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ रहा है, विल टेंड टू एल्ड ए सिस्टमेटिक लोअर एग्रीमेंट रेट. मतलब कहने का है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि तुम जो है डू यू एग्री विद द राइट विंग फैसिस्ट दैट, मतलब इसके जो राइट वैल्यू है उसके बारे में आपको ज्ञान है ही नहीं है, कैसे करना है, आप किसी तरीके से उसको करना स्टार्ट कर देते हैं, उस समय जो एरर्स आते हैं उसको हम सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं. Systematic error does not affect the average performance for the group. अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तब तो ये इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल वैल्यू है वहां पर जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा. तो इसलिए एवरेज निकाल लेते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस आता है तो वह एडजस्ट होता है, जो हमारा जो इफेक्ट वैल्यू है उस पर इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल है तो वो जरूर इफेक्ट डालेगा. नेक्स्ट एरर है आपका, दैट इज द एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर. ध्यान दीजिए, तीन इसमें दिए हुए हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. इसको किसको कहते हैं, वन बाय वन देखते हैं हम. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर मीन ऑफ एन, जैसे नंबर ऑफ, हमारे पास डाटा जो है n है, तो हम क्या निकालते हैं, पहले मीन निकालते हैं. तो मीन निकालने के क्या है, सभी को ऐड करके जितने नंबर्स होते हैं उसको से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये मीन निकलता है. लेकिन इस मीन में अगर किसी प्रकार का जो एक्चुअल रीडिंग है उसमें डिफरेंस आ रहा है तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर. इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. अब डेल्टा ए दिखा है यहाँ पर, जो ए हमने कोई नंबर, कोई फैक्ट लिया हुआ है, कुछ डेटा का रिजल्ट लिया हुआ है, इसलिए डेल्टा ए लिख दिया. तो ए मीन, जो मीन निकाला हमने वो, और जो एक्चुअल है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एब्सोल्यूट एरर आ जाता है. एब्सोल्यूट एरर इज सिंपली द अमाउंट ऑफ फिजिकल एरर इन द मेजरमेंट. द एब्सोल्यूट एरर इज द, ये हमने इसका मॉडुलस के रूप में लिख दिया है, दैट इज एक्स मेजर्ड एंड एक्स एक्सेप्टेड, दोनों का डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर कहलाता है. एब्सोल्यूट एरर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकता है. इन प्लेन इंग्लिश, द एब्सोल्यूट एरर इज डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू. बस इतना सा बात है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, जो मेजर्ड वैल्यू है, साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई है वो, और जो हमने निकाला है, उस दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं. सिंपल सी बात है. उसके बाद है आपका नेक्स्ट है रिलेटिव एरर. द रिलेटिव एरर is the ratio of the absolute error of the measurement to the accepted. किसका रेशियो है? रेशियो एब्सोल्यूट एंड एक्सेप्टेड का रेशियो रिलेटिव एरर कहलाता है. The relative error is the ratio of the absolute error to of the measurement of the accepted measurement. The relative error expressed the relative size of the error of the measurement in relation to the measurement itself. When the accepted or true measurement is known, the relative error
is found using, which is considered to be measured of the accuracy. ओके, इसको हम एक्यूरेसी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। और जो लास्ट इसमें हमने बताया हुआ है कि परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर आप निकालते आए हैं, इट इज द रिलेटिव एरर मेजर्ड इन परसेंटेज। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं कि मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को मीन वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो परसेंटेज एरर आ जाता है। और मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलता है कि मीन मेजर्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके और एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये कुछ एरर्स हमने दिया हुआ है, ठीक है। आप आगे जो है इसको बहुत सारा एरर्स है, इसके बारे में आप पढ़िएगा, समझिएगा। आज इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ।